हेलो एवरीवन, ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट थर्ड एवरेस्टिक अलजेब्रा के ग्रुप थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे की थ्योरम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में ग्रुप के ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से संबंधित थ्योरम्स हमने पढ़ी थी और उन पे कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल या दूसरे वे में कह सकता हूँ थ्योरम जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं वो इस प्रकार है, जैसे बोर्ड पे मैंने राइट कर दिया है कि यदि किसी ग्रुप जी के अवयव एक की कोटि n है, एक एलिमेंट एक की कोटि क्या है n, देन सो दैट कि a की पावर p की कोटि भी क्या होगी, n होगी, वेयर p एंड n जो हैं वो सापेक्षिक अभाज्य हैं, कोप्राइम है। क्या कह रहा है कि ग्रुप जिसका एक एलिमेंट जी एक ग्रुप है, एक एलिमेंट एक का ऑर्डर क्या है n है, देन शो करना है हमें कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर p भी क्या होगा, n होगा, और जो भी किसके इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ ए के, जहाँ p और n जो हैं वो कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता है, वो दो संख्याएं कोप्राइम होती है जिनका एचसीएफ क्या है, 1 है। जैसे 4 और 5 कोप्राइम है क्योंकि दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। देन 4 एंड 5 जो है वो कोप्राइम है, सापेक्षिक अभाज्य, एक दूसरे के साथ अभाज्य। वैसे 4 अभाज्य नहीं है पर 5 के साथ क्या है वो सहअभाज्य, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के साथ, इनका में से क्या आता है, 1 आता है। और ये कोप्राइम की थ्योरी हमने पहले आइलर 5 फंक्शंस के रूप में पढ़ चुके हैं, जहां हमने जाना था कि किसी संख्या के कोप्राइम कैसे निकालते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ग्रुप ए, पहले हम इस थ्योरम को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस पे बेस एग्जांपल्स करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स होंगे और यहाँ से आप किसी भी अननोन एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना भी सीखेंगे। ग्रुप में एलिमेंट्स का ऑर्डर किस प्रकार निकाला जाता है ये भी आप यहाँ से सीखोगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल या थ्योरम्स है 2014, 17 और शायद इससे पहले भी एक बार पूछी हुई है या 19 में पूछी हुई है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसे प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ, ये सिद्ध करना कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी का मान क्या है, एक समान है। ऑर्डर ऑफ ए आपको ऑलरेडी कितना दे रखा है, n। ए की पावर पी का ऑर्डर कुछ और मान लेते हैं और दोनों को सिद्ध करते हैं। वही सिस्टम की दो नंबर, एक n मान लिया, एक मान लो m मान लिया, तो दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए एक बार तो n को m से छोटा या बराबर और एक बार m को n से छोटा या बराबर, ताकि फाइनली आपको क्या मिले, n इज इक्वल टू m। इस बात को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो देखें यहां ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n तथा माना ऑर्डर ऑफ ए की पावर p इज इक्वल टू m। इसको क्या मान लिया, m, जहां p क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, p इज एनी नेचुरल नंबर। अब हम सिद्ध करेंगे कि n इज इक्वल टू m, अर्थात ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a की पावर p। इस बात को सिद्ध करने जा रहे हैं। तो यहां पहले एक अपन ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ p कितना है, m ले लेते हैं और उससे अपन क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ a निकालते हैं, या ऑर्डर ऑफ a को n लेके ऑर्डर ऑफ p निकाल देते हैं। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, n। इसका मतलब क्या है, a की पावर n बराबर e। किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है, इसका मतलब उतनी टाइम उसे ऑपरेट करने पर आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, जहाँ e g का e बिलोंगिंग g का तत्समक अवयव है। यहाँ से आपको किसका ऑर्डर निकालना है, ए की पावर p का, तो दोनों ओर अपन किससे संक्रिया कर देते हैं, होल पावर p से। यहाँ पे भी ए की पावर p, ये क्या हो गया, ए की पावर np, और यहाँ पे ए की पावर p इज इक्वल टू e।
क्योंकि आइडेंटिटी पे आप कितनी पावर लगाएं वो क्या आता है, आइडेंटिटी। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर एन पी इज इक्वस टू, एन पी को आप क्या लिख सकते हैं, पी एन इज इक्वस टू ई। कारण कि p और n तो क्या है, पूर्णांक है, और दो पूर्णांकों को तो आप कम्यूट करवा सकते हैं। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर p की होल पावर n इज इक्वस टू ई। यानी AP के ऊपर पावर n लगाने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी, अर्थात इसका ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ AP इज लेस देन इक्वल n, क्योंकि इसके ऊपर पावर n लगाने पर आइडेंटिटी आ रही है, तो इसका ऑर्डर या तो n है या n से कम। बट ऑर्डर ऑफ a की पावर p इज ऑलरेडी m, तो यहां से क्या मिल गया, m लेस देन इक्वल n। सही, क्योंकि ये है आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ a की पावर p इज इक्वल टू m। ये समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट, ये हमें सिद्ध करना कि n लेस देन m है, एक हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा ये सिद्ध करेंगे कि n का मान किससे छोटा है, m से। देन n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, m। अब चूंकि ये आपको पता है p तथा n सापेक्षिक अभाज्य हैं, सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात HCF ऑफ p, n इज इक्वल टू क्या होगा, अगर कोई दो संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य है तो उनका HCF सदैव क्या होगा, 1। इन दोनों का जो HCF का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मैसेज जिसे कहते हो आप हिंदी में, तो ये आपके पास क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। p और n का HCF कितना है, 1। अब दो संख्याएं, जैसे देखो 3 और 5 का HCF 1 है, तो 3 और 5 के लिए मैं दो संख्याएं सदैव ऐसी ढूंढ सकता हूं, दो पूर्णांक, कि जैसे 3 इंटू 2 किया और प्लस 5 इंटू -1 किया, ये कितना हो गया, 6 - 5 इज इक्वल टू 1। यानी p और n के लिए दो पूर्णांक ऐसे और ढूंढे जा सकते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, देन इनका कॉम्बिनेशन आपके पास क्या हो जाए, 1। तो सो देयर एग्जिस्ट, मैं उनको नाम देता हूँ Q और R, किसमें, Z में। Z यहाँ क्या है, पूर्णांक सेट ऐसे होंगे ताकि PQ प्लस NR इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हमेशा सत्य होगी, P और N अगर आपके पास सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं तो दो पूर्णांक Q और R ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेंगे ताकि PQ प्लस NR इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, 1। p और n सापेक्षिक अभाज्य, जैसे मान लो आपने कुछ भी लिया, सापेक्षिक अभाज्य के हिसाब से आपने ले लिया 5 और 7। अब दो पूर्णांक ऐसे ढूंढे जा सकते हैं जिससे इनको गुणा करने पर, आपको गुणा करके ऐड करें तो क्या मिल जाए, 1। अब कैसे, देखो जैसे 5 को 4 से गुणा किया, 5 के 20, और 7 को आपने क्या किया, 7 गुणा 3 21 होता है, -1 आता है, आपको चाहिए +1, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 5 7 35, 42 और 7 7 49, 63, 14। सिंपल मिल गया कि 5 को 3 से गुणा करो और 7 को किससे गुणा करो, -2 से। यानी यहाँ Q का मान 3 हो गया, P आपके पास 5 है, N कितना है, 7 है, तो आपके पास यहाँ Q का मान 3 ले लो, R का मान कितना ले लो, -2, ताकि ये क्या हो जाए, 15 - 14 इज इक्वल टू 1। तो सदैव दो इंटीजर्स आपके पास Q और R ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेंगे ताकि इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बना सकें, QR प्लस NR इज इक्वल टू 1। इससे क्या फ़ायदा होगा वो देखो। अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ a की पावर 1 की, a की पावर 1, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर PQ प्लस NR। इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, a की पावर P स्टार a की पावर NR, जो भी संक्रियाएं बीच में,
अलग अलग कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर पी की होल पावर क्यू, और इसे लिख सकता हूँ ए की पावर एन की होल पावर क्यू। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर पी की होल पावर क्यू, ए की पावर एन, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, एन है, तो ए की पावर एन बराबर क्या होगा, ई, तो यहाँ से क्या होगा ए की पावर आर। रीजन दे दो, चूंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एन। आइडेंटिटी को किसी से ऑपरेट करेंगे तो ये ऐसे कैसे, ए की पावर पी होल पावर क्यू। ये किसका मान आ गया, ए की पावर 1 का। मुझे क्या करना है कि ए की पावर एम को यानी ए की पावर पी का मान निकालना है, यानी ये सिद्ध करना है कि एन का मान किससे छोटा या बराबर है, एम से। अर्थात ए की पावर पी का ऑर्डर, अभी पहले मैंने क्या किया था, ए का ऑर्डर निकाला था, अब किसका, ए की पावर पी का ऑर्डर जो एम है वो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको दोनों तरफ किससे, एम से ऑपरेट कर दूं। तो इसके बाद का यहां लिख देता हूं मैं आगे, देखें आगे, इसी के जस्ट आगे दोनों तरफ क्या किया, ए की पावर एम से ऑपरेट किया। ये देखिए इधर भी आपके पास ए की पावर पी और यहाँ होल पावर क्यू और एम, इस पे पूरे पे पावर लगा के आपने क्या लिख दिया, एम। ए की पावर पी की पावर क्यू और होल पावर आपके पास क्या हो गया, एम। आगे देखें हम, पहले दोबारा समझ लेना कि क्या सिद्ध करना है कि एक अवयव ए की कोटि एन है, तो सिद्ध कीजिए ए की पावर पी की कोटि भी क्या होगी, एन होगी। ए की दे रखी थी, ए की पावर पी की हमने क्या मान ली, एम। सिद्ध क्या करना था, एन बराबर एम। तो एक बार एन को एम से लेस देन इक्वल कर दो और एक बार एम को एन से लेस देन इक्वल कर दो। पहले एम को एन से लेस देन, दोनों में से कोई भी एक लेके चल सकते थे, मैंने ये ले लिया, ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन, इससे क्या मिला, ए की पावर एन बराबर ई। आपको क्या लाना है, ए पी, तो दोनों तरफ पी से संक्रिया करवाई, यहाँ एन पी हुआ जिसे पी एन लिखा और जिसे ए पी की पावर एन, और इधर क्या हो गया, आइडेंटिटी। यानी ए पी के ऊपर होल पावर एन लगाने पे आइडेंटिटी हो रही है, अर्थात ए की पावर पी का ऑर्डर या तो एन है या एन से छोटा है। बट आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इसका ऑर्डर तो क्या है, एम, अर्थात एम का मान किससे छोटा हो गया, एन से या बराबर हो गया। सेकंड ये सिद्ध करना है कि एन एम से छोटा या बराबर है। उसके लिए पहले ए की पावर 1 की वैल्यू निकाले ताकि उसके ऊपर हम क्या ऑपरेट कर सकें, पावर एम। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको दे रखा था कि P और N सापेक्षिक अभाज्य दोनों का कोप्राइम है, इसका में से क्या होगा, 1। यूक्लिड की जो प्रमेयिका है, जो आपने बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर रियल एनालिसिस के अंदर ये पढ़ी होगी थ्योरम, वहां से हमने क्या किया कि अगर P और N सापेक्षिक अभाज्य है तो दो इंटीजर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, मे भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, जिनके लिए PQ प्लस NR इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। PQ प्लस NR इज इक्वल टू 1 हुआ, तो अब मैंने वैल्यू निकाली ए की पावर 1 की, जिसे ए की पावर PQ इंटू ए की पावर NR लिख सकते हैं, अलग अलग तोड़ दिया। ए की पावर N की पावर होल पावर R और इधर AP की पावर होल पावर Q। ए की पावर N का मतलब तो E है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए तो क्या है, N। यहाँ से ए की पावर R और आइडेंटिटी को किससे ऑपरेट करोगे, वापस वही आ जाएगा। दोनों तरफ मैंने होल पावर M ऑपरेट कर दी और ये इस प्रकार की वैल्यू आ गई। इसके आगे का देखिए आप, आगे के पोर्शन में देखें आप, यहाँ आपको क्या मिला कि ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर p की होल पावर q और उस पे पावर m। मुझे क्या करना है कि ए की पावर m बराबर e लाना है। अगर ए की पावर m बराबर e आ जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल m, बट ये तो क्या है n, ताकि n लेस देन इक्वल क्या हो जाए, n। मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ, वापस से ऑपरेट करता हूँ, इसे a की पावर p और ये दोनों एक दूसरे से गुणा होकर क्या हो जाएगा, qm, यहाँ a की पावर m। इसे ऐसा लिख सकता हूँ, a की पावर p की होल पावर mq, चूँकि m और जो q है वो किस में है, z में है, और mq बराबर क्या होगा, qm। ये तो कम्यूट करेंगे। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, a की पावर m
AP और उसके ऊपर पावर m और होल पावर क्या कर लिया q। यहाँ से आपको क्या मिला, a की पावर m और ये क्या हो गया e और ये उसके ऊपर पावर क्या हो गई q। कारण चूंकि ऑर्डर ऑफ AP जो है वो ऑलरेडी हमने क्या माना है m, इसका मतलब AP के ऊपर पावर m ऑपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आइडेंटिटी। तो ये तो आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी पे आप कोई भी पावर लगाएं वो क्या आएगा e आएगा। यहाँ से क्या मिला आपको कि ऑर्डर ऑफ A है वो लेस देन इक्वल क्या है m है, और ये लेस देन इक्वल m है। ये लेस देन इक्वल m है, बट ऑर्डर ऑफ A तो ऑलरेडी क्या है n, तो n की वैल्यू क्या हो गई लेस देन इक्वल m। कारण है ये समीकरण 2 और इसमें दे सकते हैं रीजन, चूंकि ऑर्डर ऑफ A तो क्या है m। इन दोनों समीकरण से पहले आपने ये समीकरण 1 निकाला m लेस देन इक्वल n, और इससे क्या निकाला n लेस देन इक्वल m। तो इसे आप राइट कर चुके थे पहले, तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, लिख ले सीधा समीकरण 1 व 2 से क्या मिला, एक बार तो आपको m लेस देन इक्वल n एंड एक बार मिल गया n लेस देन इक्वल m। फाइनली आप क्या मिल गया m इज इक्वल टू n, और इससे क्या मिला ऑर्डर ऑफ AP इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A फॉर एवरी A बिलोंग इन G। AP और A का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा, कब, जब P और N क्या हो सापेक्षिक अभाज्य प्रत्येक एलिमेंट के लिए। ये आपके पास इस थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया भी है, फिर पूछा जा सकता है और समझ में आ गया होगा। लास्ट का और देख ले प्रोसेस, क्या किया कि a की पावर m की वैल्यू निकाली, दोनों तरफ पावर m लगाई, इसको qn लिख सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। qm को आप क्या लिख सकते हो mq, यहाँ से mq लिखा, m को अंदर लिया, q को बाहर, AP की पावर m लगते ही आपके पास क्या बन गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पे कोई भी पावर ऑपरेट करोगे वापस वही आइडेंटिटी, यानी यहाँ से a का ऑर्डर किससे छोटा हो गया m से, जबकि a का ऑर्डर ऑलरेडी क्या था n, अर्थात n की वैल्यू किससे छोटी हो गई m से लेस देन इक्वल। बट ऑलरेडी वी हैव सीन कि m लेस देन इक्वल क्या है n, बोथ वे वी विल बी फाइंड m इज इक्वल टू n। दैट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ AP इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A, यानी दोनों का ऑर्डर क्या हो गया इक्वल हो गया। नेक्स्ट आगे हम सिद्ध करते हैं, इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स देख लें आप। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, एग्जांपल्स बुक में नहीं मिलेंगे, ये खुद भी एक एग्जांपल के रूप में दे रखी है, एक्चुअल में ये एक थ्योरम ही है। इससे क्या फ़ायदा होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम ग्रेड 2nd 1st और आपके जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स होते हैं IIT जेम्स होते हैं उन पे बेस, इस पे बेस एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। इस पे बेस आपको एक क्वेश्चन इन कंपटीशन की ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ग्रुप थ्योरी के रूप में एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। कैसे देखो, जैसे देखें 50 ऑर्डर का एक ग्रुप लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 50, और ये कैसा है साइक्लिक ग्रुप। मैं कंप्लीट एग्जाम्पल लिख देता हूँ ताकि आप उसे लिख भी पाएँ। इस प्रकार लिख ले 50 क्या, हाँ चलो 50 का ले लेते हैं। 50 कोटि के चक्रीय ग्रुप के अवयवों की कोटि तथा प्रत्येक कोटि के अवयवों की संख्या बताएं। एक जनरल सा एग्जांपल या क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया कि 50 कोटि, 50 के आप कुछ भी ले सकते हैं, 100 ले लो, 80 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, जो भी आपको। मैं साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहा हूँ, साइक्लिक ना हो तब भी मैं चर्चा करूंगा, पहले मैं साइक्लिक के लिए चर्चा कर लेता हूँ। अब साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन अपन पहले लिख चुके हैं, उसमें आपने क्या किया था कि एक ग्रुप साइक्लिक होता है कब, जब उस ग्रुप में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के क्या हो बराबर हो।
जी है वो साइक्लिक होगा तो ए से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये 50 कोटि का साइक्लिक ग्रुप है, कैसा ही हो, जैसे Z50 है 50 कोटि का साइक्लिक है, जनरल सा एग्जाम्पल। और भी होगा कोई 50 कोटि का, 50 कोटि का D25 डी आइडल ग्रुप भी होता है, पर इसकी चर्चा अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो साइक्लिक नहीं होता, नॉन आबेली होता है, पर नॉन आबेली की चर्चा नहीं कर रहा हूँ मैं। साइक्लिक की क्या, मैंने Z50 लिया, मैट्रिक्स का ग्रुप बना सकता हूँ, कोई भी ग्रुप, इसको आप जानते हो, जनरली इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कहाँ तक जाएंगे, 49 तक, और संक्रिया क्या होगी, एडिशन मॉडुलो 50। ये 50 कोटि का साइक्लिक ग्रुप है। अब इसके अंदर 50 कोटि के भी एलिमेंट है, जैसे 0 का ऑर्डर क्या है, 1 का ऑर्डर क्या है, 50, 1 को कितनी बार जोड़ोगे आइडेंटिटी आएगी 50, 2 का ऑर्डर कितना है, 25, ऐसे 3 का ऑर्डर निकालोगे, सबके ऑर्डर मिलेंगे आपको। अब किसका ऑर्डर क्या है ये निकालना, और किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है ये निकालना, इस थ्योरम से क्या किया जा सकता है, जो पिछला एग्जाम्पल या थ्योरम की, उससे आसानी से किया जा सकता है। तो देखो कैसे, इसका सॉल्यूशन देखना, समझना ढंग से। 50 कोटि के चक्रीय ग्रुप के अवयवों की कोटि, अवयवों की संभव कोटियां 50 के डिवीजन, 50 के भाजक होगी, इसके भाजक ही होगी जो 50 को डिवाइड करेगी, 50 के भाजक, अर्थात अवयवों की संभव कोटियां क्या हो सकती है, संभव कोटियां 1, 50 का डिवीजन 1, 50 को दूसरा डिवाइड कौन करता है, 2, फिर डिवाइड कौन करता है, 5, 4 नहीं डिवाइड करेगा, फिर कौन डिवाइड करेगा, 10, फिर उसके बाद में कौन डिवाइड करेगा, 25 और 150, 3 2 6। 50 के डिविजर कितने हैं, 6, देख भी लो 50 के डिविजर 6 क्यों है। 50 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 इंटू 2। आपको क्या निकालना है, सिग्मा ऑफ 50, वो क्या होगा, 1 + 1 इंटू 2 + 1, ये निकालना बताया था मैंने। टाउ फंक्शन लिया था मैंने, इसको नंबर ऑफ डिविजन, ये क्या हो गया 2 और इसका मान क्या हो गया 3 यानी 6। इस पावर्स को एक जोड़ो, इसको एक जोड़ो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको 50 के क्या मिल जाएंगे, डिविजर्स। ये निकालना हमने पहले सीख लिया। अब इसमें किस कोटि के कितने एलिमेंट है, संभव कोटियां ये होगी एक कोटि के अवयवों की संख्या, मैं सभी कोटियों के अवयवों की संख्या लिख रहे हैं, अवयवों की संख्या 1 के साथ को प्राइम यानी 5 of 1 कितनी होगी, 1, और वो कौन होगा, E, ऑर्डर ऑफ E इज इक्वल टू 1 E तत्समक। एक कोटि का एक एलिमेंट होगा और वो कौन होगी, आइडेंटिटी होगी, Rn भी 5 of 1 यानी 1 के साथ को प्राइम क्या है, केवल 1 है। 2 कोटि के अवयवों की संख्या 5 of 2 के साथ को प्राइम, नंबर ऑफ एलिमेंट लिख रहा हूं, एलिमेंट कौन से हैं मुझे नहीं पता, पर 2 के साथ को प्राइम करना है। 2 के साथ को प्राइम क्या है आपके पास, यहाँ 2 के साथ को प्राइम हो गया केवल 1 यानी इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। इस ग्रुप में 2 कोटि के अवयवों की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी, और वो कौन होगा, ऑर्डर ऑफ, अब यहाँ मैंने ग्रुप नहीं लिखा है स्पेशल, तो इसलिए एलिमेंट बता नहीं सकता, पर जैसे Z50 की बात करूं तो उसमें ऑर्डर ऑफ 25 वो कितना होगा, 2 होगा, यानी 25 का ऑर्डर 2 है, 25 + 25 एडिशन मॉडुलो 50 क्या होगा, 2 होगा, 0 आएगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है, और वो एक अकेला एलिमेंट है और किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 नहीं है। तो 50 कोटि के साइक्लिक ग्रुप में 2 कोटि के अवयवों की संख्या कितनी होगी, 1, ऐसे ही 3 और 4 के नहीं होंगे, एक कौन सा होगा, 5 कोटि के अवयवों की संख्या, वो कितनी होगी, 5 of 5, 5 के साथ को प्राइम, 5 के साथ को प्राइम संख्या कितनी होती है, 4,
क्योंकि HCF 15, HCF 25, HCF 35 और HCF 45 ये हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 सॉरी 4, सही। और आपको पता भी है कोई भी संख्या प्राइम आती है तो फाई ऑफ पी इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, p माइनस 1। ये फॉर्मूला बनाया था हमने, p क्या है, प्राइम। तो प्राइम संख्या के लिए कोप्राइम की संख्या इस प्रकार निकालते हैं। फिर आपके पास क्या बचा, 10 कोटि के अवयवों की संख्या, वो क्या होगी, फाई ऑफ 10। आइलर फाई फंक्शन है यहाँ फाई, जिसके बारे में चर्चा जैसे हमने एग्जैक्ट सिलेबस चालू किया था उससे जस्ट पिछली क्लास में कुछ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में चर्चा की थी। बुक में आपको ये नहीं मिलेंगे, फिर भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के सेंस में और ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 ऑफ 10 इसे आप कैसे लिखोगे, 5 ऑफ 5 इंटू 2, इसे आप लिखोगे 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 2। इसका मान 4, इसका मान 1 यानी 4। 50 कोटि के ग्रुप में 10 कोटि के तो 4 ही एलिमेंट है और 5 कोटि के भी कितने हैं, 4 है। ऐसा हो सकता है, ये संभव है। साइक्लिक ग्रुप है, 5 कोटि के भी 4 है, 10 कोटि के भी कितने हैं, 4 है। ऐसे ही फिर आगे बात की 25 कोटि के। 25 कोटि के अवयव क्या आएंगे, 5 ऑफ 25, जिसे आप क्या लिखोगे, 5 ऑफ 5 स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो, 5 स्क्वायर माइनस 5 1 यानी 20। फिर लास्ट बचा आपके पास 50 कोटि के अवयवों की संख्या, वो क्या हो गया, 5 ऑफ 50, जिसे आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 5 स्क्वायर। 2 का मान 1 और इसका मान 20 यानी वैल्यू क्या आ गई, 20। ये प्रत्येक कोटि के जितने डिविजर्स थे उनकी कोटियों के अवयवों की क्या आ गई, संख्या आ गई। आप इसे राइट भी कर लें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। बीएससी पार्ट 3 की थ्योरेटिकल एग्जाम के बेस पे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां तो नहीं पूछा जाएगा, पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 50 कोटि का ग्रुप की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 50। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ये जी का ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ ए आपके पास क्या है, मैं नीचे ऑर्डर ऑफ ए लिख देता हूं और इधर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, उस ऑर्डर के। एक ऑर्डर का एक, दो ऑर्डर के कितने मिले आपको, एक। फिर एक ऑर्डर का एक, दो ऑर्डर के भी कितने मिल गए, एक मिल गए। फिर बचा 5 ऑर्डर, 5 ऑर्डर के कितने मिल गए आपको, 4। 10 ऑर्डर के भी कितने मिल गए, 4। तो 5 ऑर्डर के, 10 ऑर्डर के और फिर क्या है 25 ऑर्डर के और 50 ऑर्डर के। 5 ऑर्डर के कितने मिल गए आपको, 4। 10 ऑर्डर के भी कितने मिल गए, 4। और 25 ऑर्डर के कितने मिल गए, 20। और ये क्या हो गए, 20। टोटल एलिमेंट आपके पास क्या हो गए, टोटल इनको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, 50। ये नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट हो गए। 1 + 1 2 और 4 2 6, 6 4 10, 10 20 30, 30 20 50। ये आपके पास टोटल एलिमेंट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी कोटि का कोई भी साइक्लिक ग्रुप लेकर उसके सारे एलिमेंटों के बारे में बता सकते हैं। डज नॉट मैटर कि वो ग्रुप कैसा है, कौन है, क्या है, उसमें क्या है, हाथी घोड़ा कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, उसमें मैथमेटिकल एलिमेंट्स हों या उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हों या कुछ भी चीज़ हो, आप जिस कोटि का वो ग्रुप बना रहे हो तो उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो। यानी आपसे कोई पूछे कि 100 कोटि का एक ग्रुप है, एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं कि 100 कोटि का एक ग्रुप है, बताओ उसमें 50 कोटि के कितने एलिमेंट हो गए। 100 कोटि के ग्रुप के अंदर अगर ग्रुप साइक्लिक है तो 50 कोटि के एलिमेंट की संख्या 5 और 50, वो भी कितनी होगी, 20। 5 और 50 की वैल्यू हमने निकाली 20 है। 100 कोटि के ग्रुप के अंदर भी 50 कोटि के क्या है, 20 एलिमेंट, और 50 कोटि के ग्रुप में भी 50 कोटि के कितने एलिमेंट है, 20। इस 50 कोटि के ग्रुप के जनकों की संख्या पूछे आपसे तो वो कितनी है, 20। इसको जनरेट करने वाले कुल कितने एलिमेंट है, 20 है। 20 अलग अलग एलिमेंट इसको क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जिनमें 10 एलिमेंट होंगे और 10 उनके क्या होंगे, इनवर्स होंगे, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट का क्या होता है, इनवर्स भी होता है। एक आइडेंटिटी मैं पहले बता चुका हूं, एक आइडेंटिटी और एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ इनवर्स हो सकते हैं। बाकी प्रत्येक ऑर्डर के एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट होगा और एक उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। देखो इनकी संख्या इवन ही है सबकी,
20 है तो 10 एलिमेंट 10 इनवर्स, 4 है तो 2 एलिमेंट और 2 इनके इनवर्स, 2 एलिमेंट 2 इनके इनवर्स, ये 2 कोटि का है तो ये सेल्फ इनवर्स हो सकता है। मैंने प्रूव भी किया था कि जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए इनवर्स। ऐसे ही एक ऑर्डर का आइडेंटिटी होती है तो वो सेल्फ इनवर्स होती है। आई थिंक हैव यू राइट, और समझ में भी आ गया होगा। आप किसी भी कोटि का कोई भी साइक्लिक ग्रुप लेकर उसके ऑर्डर्स एलिमेंटों के बारे में चर्चा कर लेना। आप खुद ही घर पे किसी भी कोटि का, जैसे इन्हीं कोटियों के ग्रुप ले लेना, और भी बड़ी बात, 2 कोटि का लेना, 5 कोटि का लेना, 10 का लेना, 25 का लेना, 50 का लेना, और कुछ 75, 10, 20 उसी कोटि के। आप रैंडमली कोई भी ऑर्डर चूज करो, उस ऑर्डर के डिवीजन निकालो, वो एलिमेंटों के ऑर्डर मिलेंगे और उनसे आइलर फाइव फंक्शन से उस ऑर्डर के एलिमेंटों की क्या निकाले, संख्या। अब मतलब नहीं है कि ग्रुप क्या है, 50 ऑर्डर के अगर कोई 2 ग्रुप बना के दे अलग अलग, समझना कि 50 ऑर्डर के 2 अलग अलग ग्रुप बना दे, एक दूसरे नाम का एक दूसरे नाम का, जैसे एक Z50 बना दिया और एक और बना दिया कोई भी 50 ऑर्डर का किसी भी लेकर, और दोनों साइक्लिक है, तो दोनों में बात सिर्फ सेम है, एलिमेंटों के नाम चेंज है, बाकी सारी बातें क्या होती हैं, इक्वल होती है अगर वो दोनों साइक्लिक है। तो यहाँ से एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जो सिद्ध तो हम चैप्टर 5 में करेंगे कि प्रत्येक कोटि का साइक्लिक ग्रुप, प्रत्येक कोटि का साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, यूनिकली अद्वितीय होता है। अगर कोई और बनाया जा रहा है तो उसके क्या है, आइसोमॉर्फिक। चैप्टर 5 में पढ़ेंगे हम आइसोमॉर्फिज्म, जिसे हम क्या कहेंगे, तुल्यकारिता, यानी वो एक दूसरे के क्या है, तुल्य है। और इस तुल्यकारिता में हम ये चीज़ काम में लेंगे जो रिलेशन हमने किया है 1 1 on 2 फंक्शंस और रिलेशंस किया है उन चीज़ों से, तो वो दोनों ग्रुप सेम ही होंगे अगर 50 ऑर्डर के दोनों साइक्लिक है तो इस प्रकार आप साइक्लिक ग्रुप के बारे में इस आइलर फाइव फंक्शंस के द्वारा प्रत्येक एलिमेंट की कोटि के बारे में क्या कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। आज हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे और भी ज़्यादा, और आज और अगली जो क्लास हैं, अगली 2 क्लास, उनमें भी हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे साइक्लिक ग्रुप कंप्लीट होता है तो ग्रुप थ्योरी का बेसिक फंडामेंटल, यानी आपकी यूनिट 1 का एक भाग और किताब का चैप्टर 2 आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। शायद आई थिंक कल या परसों में हम इसका एक यूनिट का एक भाग, जिसमें 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 100% मिल जाएंगे, और बुक का एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ थ्योरम्स हम करते हैं, तो इस प्रकार लिख लें, चक्रीय ग्रुप पर आधारित प्रमेय। डेफिनेशन आपने लिख ली थी कि कोई भी ग्रुप चक्रीय कहलाता है यदि उस ग्रुप को, पूरे के पूरे ग्रुप को किसी एक एलिमेंट से क्या किया जा सके, जनरेट, या दूसरी भाषा में कहा था कि उस ग्रुप में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोटि ग्रुप की कोटि के क्या हो, इक्वल हो, देन दैट ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। तो अब इस पे प्रमेय फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट देखो, चक्रीय ग्रुप जी में यदि ए जी का जनक है तो सॉरी सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स बी जी का जनक होगा। ये स्टेटमेंट कि एक चक्रीय ग्रुप है, ए जी का जनक है, तो सिद्ध कीजिए ए इनवर्स भी जी का क्या होगा, जनक। यानी एक को किसी एक की सहायता से, जैसे ग्रुप ले लेता हूं मैं, जी इज इक्वल टू 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। अब आप जानते हो कि जी जनरेट किससे हो रहा है, आइटा से। आइटा जी का जनक है तो माइनस आइटा भी क्या है, जी का जनक। आप ये भी जानते हो इसकी कोटि 4 है तो इसकी भी 4 है, और ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। तो अगर एक एलिमेंट ए जी को जनरेट कर रहा है, जी जनरेटेड बाय ए है, देन जी इज आल्सो जनरेटेड बाय ए इनवर्स। तो एक बात आपको और मिल गई होगी कि यदि ग्रुप का ऑर्डर 2 से ज्यादा है ना, तो कम से कम 2 जनक तो अवश्य होंगे उसके, क्योंकि एक मात्र 2 ऑर्डर का ग्रुप ही है जिसका जनरेटर 2, और 1 ऑर्डर के ग्रुप ही ऐसे हैं जिनके जनरेटर यूनिक होते हैं। बाकी प्रत्येक ग्रुप के जनरेटर क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा।
कारण फाई ऑफ पी होता है वो ऑलवेज इवन होता है, 2 से बड़ा होता है फाई ऑफ एन जो निकालते हैं हम। तो प्रूफ देखें, ये दे रखा है कि ए जी का जनक है। यहां ए जो जी में है, ग्रुप जी का जनक है, अर्थात G इज जनरेटेड बाई ए, या फिर ऐसे लिख देता हूं, G के सारे एलिमेंट ए की पावर n के रूप में लिखे जा सकते हैं, जहां n क्या होगा, इंटीजर। कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव पावर किसी में भी ए की पावर्स निकालोगे वो G के ही एलिमेंट मिलेंगे। हमें क्या सिद्ध करना है कि ए इनवर्स भी क्या है, G का जनक है। अब हम सिद्ध करेंगे कि ए इन जी का प्रतिलोम ए इनवर्स जो भी जी में भी जी का जनक होगा। इस बात को सिद्ध करना है। ये भी जी का जनक होगा, यानी ये भी जी को जनरेट करेगा। देखो ये जी को जनरेट कब करेगा, जब जी के प्रत्येक एलिमेंट को भी क्या किया जा सके, ए इनवर्स की पावर्स के रूप में लिखा जा सके। अब माना ए एम इज इन जी का स्वेच्छ अवयव है। भाई इस जी के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, ए की पावर्स के रूप में। अब ए की पावर में कोई भी एक पावर अपन ने उठा ली, ए की पावर एम कुछ भी है, रैंडम कोई भी एम इंटीजर्स के लिए, यानी इसके सारे एलिमेंट आ गए इसमें। जैसे आपके पास m का मान 1 होगा तो a ही आ जाएगा, m का मान 2 होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, -2 होगा तो a की पावर -2 आ जाएगा। अब मैं ये सिद्ध कर दूं कि am भी है ना वो a इनवर्स से जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब g पूरा का पूरा a इनवर्स से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो इस a की पावर m को ऐसे लिख सकता हूं क्या, a की पावर -1 की पावर -m लिख सकता हूं। इन दोनों को आप ऑपरेट करोगे तो वापस यही आ जाएगा। चूंकि m z का है तो m इनवर्स भी क्या होगा, z का, m के -m भी क्या है, z का। इसका मतलब इस a की पावर m को a इनवर्स की पावर -m लगाकर क्या किया जा सकता है, जनरेट। अतः g के स्वेच्छ अवयव a की पावर m को a इनवर्स की पूर्णांगात, कौन सी, a इनवर्स की पावर -m, पूर्णांगात a इनवर्स की पावर -m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है, एक ही बात। यानी जी के एक रैंडम एलिमेंट को भी आप क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स की पावर -m। ऐसे सबको ही आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी उठाओ, जैसे ए की पावर 3 तो आप उसे क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स की पावर -3। ए तो क्या करता है, इस पे पावर 3 लगाने पे इसे जनरेट कर रहा है, और ए इनवर्स क्या कर रहा है, मैं -3 लगाने पे जनरेट कर दूंगा। जैसे आपने ए इनवर्स -3 उठाया तो मैं इसे कैसे लिख दूंगा, ए इनवर्स की पावर, और यहाँ पर आपको क्या लेना है, 3। ये क्या कह रहा है, मैं -3 पावर लगाने पर इसको जनरेट कर रहा हूँ, जो भी एलिमेंट है। ए इनवर्स क्या कहेगा, मैं 3 पावर लगाने पे, जैसे ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये इंटीजर्स पावर्स के रूप में ए इनवर्स भी क्या कर देगा, एलिमेंट को जनरेट कर देगा। अतः इससे क्या मिला, अर्थात जी के प्रत्येक अवयव को ए इनवर्स से भी प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसा होते ही तो क्या हो गया, इसलिए आगे लिख देना, ए इनवर्स जो जी में है बी ग्रुप जी का जनक है, ये भी ग्रुप जी का जनक है।
ये सिंपलेस्ट थ्योरम थी, छोटी सी थी कि एक ग्रुप में किसी ग्रुप इस प्रकार का है जो साइक्लिक है, किसी एक एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है तो सिद्ध कीजिए कि वो ए इनवर्स से भी क्या होगा, जनरेट। तो ए से जनरेट हो रहा है तो सारे एलिमेंट ए की पावर्स के रूप में लिखे जा सकते हैं। अब ए इनवर्स से जनरेट करने के लिए कोई भी एक एलिमेंट उठाया और उसे भी ए इनवर्स की पावर्स के रूप में अपन ने क्या कर दिया, इंटीजर्स पावर्स के रूप में नोटेट कर दिया। इसका मतलब ए इनवर्स में क्या करेगा, उन एलिमेंटों को जनरेट करेगा जो ए जनरेट कर रहा था। और इसका मतलब अगर ए जनक है तो ए इनवर्स भी ग्रुप जी का क्या है, जनक है, अर्थात दोनों ही जनरेटर है और दोनों के ऑर्डर सेम है, जो किसके इक्वल है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल। आज के लिए बस इतना ही, कल अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।